चलो भाई। तो क्या कर रहे थे हम लोग बेसिकली, इक्विलिब्रियम कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था, वहीं से इस चीज को पूरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को इसके अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो जो जो चीजें कवर करनी है उसको जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को इसके अंदर पूरा कवर करना होगा, राइट। चलो भाई। तो देखो बेटा क्या कर रहे थे हम लोग, इक्विलिब्रियम कर रहे थे। तो ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो ये चीज आप सभी को बड़े ध्यान से समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। तो पहली चीज, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। एक तो ये याद रखना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के ऊपर भी ये वैल्यूज डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट देखो बेटा, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन, कि किस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है उसके भी ये इंडिपेंडेंट होती है। तो ये तीन चीजें आप लोग को ध्यान रखना है सभी को, कि the value of equilibrium constant does not depend upon the initial concentration of the reactant, the presence of catalyst, and the direction from which the equilibrium has been attained. तो इन सब वैल्यूज के ये इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। अब देखो बेटा, if the equation is divided by the factor n, the new equilibrium constant is the nth root of the previous root. तो इसको समझेंगे हम लोग कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से अलग अलग वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो इन सभी वैल्यूज को हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना जरा, है ना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी इक्वेशन को, मान लो कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल आप यही ले लो, हाफ एन टू प्लस थ्री बाई टू एच टू गिव्स अस एन एच थ्री, ठीक है। तो ये हाफ एन टू हो गया प्लस थ्री बाई टू एच टू हो गया, ये हम लोगों को एन एच थ्री दे रहा है। तो इसके लिए केसी की वैल्यू वन बाई फाइव है, मान लो अगर दे रखा है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, टू से। तो इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर एन, मतलब एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, टू, यानी अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दे बाय फैक्टर एन, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट nth इज द पावर ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। यानी प्रीवियस केसी की वैल्यू वन बाई फाइव थी, तो अब केसी की वैल्यू कितना हो गया, वन बाई फाइव की पावर टू, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो केसी की वैल्यू के पावर में चला जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को एक अच्छे से ध्यान में यहाँ पे रखना है। क्लियर है ये चीज।
बताओ भाई जल्दी कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हो गई सबको? चलो, तो ये चीज तो सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? सो एक ये कहानी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या होता है हम लोगों का। नेक्स्ट है कि इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज रिवर्स, ठीक है, इज रिवर्स, देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? वो इनवर्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको केसी की वैल्यूज दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? केसी की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे केसी की वैल्यू कितनी है? 6.3 इंटू 10 की पावर 14 एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। नाउ इस रिएक्शन के लिए केसी निकालो, तो हम सबको पता है केसी कैसे होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इसी तरीके से हम केसी निकालते थे, ये चीज तो सबको क्लियर है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दैट इज NO2 O2 अपॉन NO प्लस O3। तो ये चीज तो हमें पता है। नाउ अब अगर इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो, रिवर्स इन द सेंस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साइड लिख दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साइड लिख दो, अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो तो आपको क्या बिहेवियर देखने को यहाँ पे मिलेगा, जरा उसको ध्यान से समझो। तो अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो बेटा, तो देखो क्या हो गया। अब जो केसी डैश आया है ना, रिवर्स कर दिया, तो केसी डैश इज इक्वल टू 1/KC, यानी केसी की जितनी वैल्यू थी उसका 1/KC कर दो, वही आपकी केसी डैश की वैल्यूज होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं केसी की वैल्यू, कि केसी की वैल्यूज क्या होगी, किस तरीके से निकालेंगे, एंड ऑल दिस थिंग। डन? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो एक बार। नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इफ द टू इक्वेशन आर एडेड, ठीक है, अगर दो इक्वेशन को मान लो आप ऐड कर रहे हो, तो इफ द टू इक्वेशन आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा? मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है हम लोगों को कि इफ द टू इक्वेशंस आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड, तो वहां पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाइड हो जाता है। डन? नाउ इफ दे आर सब्ट्रैक्टेड, मान लो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इफ दे आर सब्ट्रैक्टेड, तब क्या होगा? देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिवाइडेड, तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिक्स रखनी है कि जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दे आर ऑलवेज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑलवेज रिमेंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर नेवर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से दिमाग में यहाँ पे फिक्स करके रखना है। डन? चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्या है? तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसी तरीके से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक रिलेशन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा क्या रिलेशन बनाया मैंने, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 - T2, ठीक है, 1/T1 - T2। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन? चलो अब देखो, वेयर आपको पता ही है K1 K2 क्या क्या है। तो यहाँ पे K1 क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब टेम्परेचर T1 होगा, और K2 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब टेम्परेचर हमारा T2 होगा, ठीक है। और डेल्टा एच हो जाएगा हम लोग का हीट ऑफ रिएक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, की हीट ऑफ रिएक्शन कितना है वहां पे एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे दो केसेस, कौन कौन से दो केसेस देखने हैं, तो इन दोनों केसेस को ध्यान से देखो। पहला केस है K1 का, क्या कह रहा है कि इफ डेल्टा एच इज जीरो, मान लो डेल्टा एच जीरो हो गया, डेल्टा एच कितना हो गया बेटा? मान लो डेल्टा एच जीरो हो गया, मतलब नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब और नॉट इवॉल्व, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे एडियाबेटिक प्रोसेस में, उस टाइप का कुछ हो गया कि नाइदर हीट इवॉल्व और नॉट हीट एब्जॉर्ब, देन लॉग K2 माइनस लॉग K1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? K2 इज इक्वल टू K1। तो इससे पता लग रहा है कि जो K2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा K1 के इक्वल हो जाएगा। डन? thus we can say that equilibrium constant remains same एट ऑल टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम रिमेन होता है एट ऑल टेम्परेचर इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ भाई एक बार, यहां तक किसी को भी डाउट हो किसी तरीके का भी तो एक बार पूछो फटाफट। यहां तक क्लियर?
देखो, अब दूसरा केस बताओ। अगर डेल्टा एच की वैल्यू मैंने बोल दिया कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो बताओ भाई, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, है ना। जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एंडोथर्मिक है। ये तो हम बोलते ही हैं कि वो हमारा क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, ठीक है, ये चीज तो आप सबको पता है कि जब भी डेल्टा एच वो होता है तो हम बोलते हैं कि ये एंडोथर्मिक है। क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा T2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो गई है T1 के, है ना। यानी T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हो गई है। अब T2 की वैल्यू जो T1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि K2 की वैल्यू यहाँ K1 से ज्यादा होने वाली है, ठीक है, K2 की वैल्यू K1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज आप सभी को याद रखना है यहाँ पे। डन। जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से बेटा हम इन दोनों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और कब किसकी वैल्यू यहाँ पे कम होने वाली है। चलो, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया हम लोगों का केस थ्री, दैट इज डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। कि अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो हो तो क्या होगा। तो रिएक्शन तो हो गया एक्सोथर्मिक, भाई डेल्टा एच नेगेटिव हो गया ना, तो डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो इस केस में हम क्या कहेंगे, तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ही यही है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है। समझ आया क्या बेटा, एक बार बताओ जल्दी से। बेटा कोई नेटवर्क इशू आ रहा है क्या, कि आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप लोगों को। सबको आवाज आ रही है ना क्लियर। किसी को नेटवर्क इशू जैसा कुछ आ रहा हो, प्रॉब्लम। नहीं ना। चलो ठीक है। आई होप सब क्लियर है। चलो बेटा, अब देखो, यूनिट ऑफ केसी और केपी क्या होगा, आपको बताना है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी एंड केपी क्या होने वाला है।
ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट निकालना है आपको केसी और केपी के लिए कि क्या क्या यूनिट आएगा केसी और केपी का। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। तो ध्यान से देखो मान लो इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मान के चलो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे, जीरो, यानी डेल्टा एनजी है अगर आपका जीरो। भाई इधर भी आप देखो, अब एक मोल गैस दो मोल गैस, यानी प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के तरफ भी दो मोल गैस है और रिएक्टेंट के तरफ भी दो मोल गैस है, यानी दोनों बगल दो दो मोल गैसेस है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो केपी और केसी का यूनिट क्या होगा। सो जब भी ऐसा होना कि इक्वल नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड, तो हम बोलेंगे केपी एज वेल एज केसी हैव नो यूनिट्स नाउ। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इफ द रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल, यानी रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल, जैसे नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज हो रहे हैं, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है। अब देखो गैप प्रोडक्ट के साइड यहाँ पे आपको दो दिख रहा है जबकि रिएक्टेंट के साइड एक दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो इस केस में यूनिट ऑफ केपी इज क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर एंड डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वन आएगी तो एटमोस्फेयरिक वन, टू आया तो एटमोस्फेयर टू, और केसी का हो जाएगा मोल पर लीटर डेल्टा एनजी। यानी देखो केपी केसी में यही फर्क है, केसी में हम लोग कंसेंट्रेशन कंसीडर करते हैं मोल पर लीटर में, और केपी में क्या कंसीडर करते हैं बेटा, केपी में हम लोग कंसीडर करते हैं अपने दैट इज कि भाई किस तरीके से हमारा केपी जो आ रहा है वो प्रेशर के टर्म्स में, मतलब गैसियस के लिए कंसीडर करते हैं। तो उसका यूनिट लिख दिया एटमॉस्फेरिक डेल्टा एनजी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम दोनों की यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। चलो नाउ, इफ द रिएक्शन शोज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, अगर रिएक्शन क्या शो करता है बेटा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो। यानी इफ द रिएक्शन शोज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल, डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो, कि रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल जाता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड, देन द यूनिट ऑफ केपी इज एटमोस्फेयर डेल्टा एनजी, केसी इज लीटर पर मोल डेल्टा एनजी। वहां पे मोल पर लीटर था, यहाँ पे लीटर पर मोल हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को बेटा ध्यान रखनी है। चलो, अब क्या सिग्निफिकेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड केपी का, कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा। तो बिल्कुल सिग्निफिकेंस है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा जाएगा, ठीक है। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रेटर द equilibrium constant of a reaction, greater will be the stability of the product and unstability of the reactant। यानी जैसे equilibrium constant की वैल्यू greater the equilibrium constant of the reaction, greater will be the stability of the product and unstability of the reactant, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ k जो है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, देन द प्रोडक्ट प्री डोमिनेट्स, मतलब प्रोडक्ट प्री डोमिनेट करेगा वहां पे। और अगर के की वैल्यू लेस देन 10 की पावर 3 है तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट है ना। यानी इफ इट इन बिटवीन 10 की पावर 3 टू 10 की पावर -3, कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ बोथ इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जितनी ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। और दूसरी चीज कि अगर वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3, अगर वैल्यू के की ग्रेटर देन 10 की पावर 3 आ रही है, तो प्रोडक्ट प्री डोमिनेट करेगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, प्री डोमिनेट करेगा, ठीक है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 10 की पावर -3, देन वहां पे रिएक्टेंट प्री डोमिनेट करेगा, रिएक्टेंट। तो ये याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है कि कब कौन डोमिनेट करेगा कब कौन डोमिनेट नहीं करेगा। तो ये हो गई पूरा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस की कहानी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट जरा इसको सॉल्व करके बताओ, केपी और केसी में क्या रिलेशन निकल के आएगा। हम सबको पता है एक रिलेशन कि केपी इज इक्वल टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अब मुझे बताओ बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके कि इसके लिए ये क्या आना चाहिए, ठीक है। तो केसी क्या हो गया, केसी हो जाएगा आपका, केसी इज नथिंग बट केपी
डिवाइडेड बाई आर टी की पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो अब चेक करते हैं क्या रिलेशन आएगा। सबसे पहले डेल्टा एन जी बताओ कैसे निकलेगा। तो हम सबको पता है डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा। तो डेल्टा एन जी कैसे निकाल सकते हो बेटा, यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालना है। तो हम डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। तो ये तो सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे, ये गैस है, तो ये एक हो गया 1। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट साइड बताओ, तो ये सॉलिड है, नहीं लेंगे, 3/2 H2। 3/2 मतलब 1.5, तो 1 में से 1.5 गया, -1/2। ठीक है, तो डेल्टा एन जी जो है वो -1/2 है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है क्या ये चीज। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1/2। डन। चलो, तो डेल्टा एनजी कितना आ गया, -1/2। अब लिखो, केसी का केसी रहा, केपी का केपी रहा, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिया, आर टी और डेल्टा एनजी की जगह -1/2। तो -1/2 का मतलब ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो केसी इज इक्वल टू केपी एंड आर टी की पावर 1/2। तो ये आना चाहिए रिलेशन बेटा। तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा बताओ। केसी इज इक्वल टू केपी आर टी की पावर 1/2, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। जल्दी बताओ बेटा, समझ आया सबको, ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से रिलेशन निकल के आया केपी और केसी का। Done? देखो, अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका रिएक्शन कोशेंट। कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, इसी को बोलते हैं मास एक्शन रेशियो भी। तो रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का एक्सप्रेशन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बट क्या फर्क बताता है, तो रिएक्शन कोशेंट होता है एट एनी टाइम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के की वैल्यू जो निकलती है ना, ये प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में होती है। यानी क्यू को हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते हैं, और केसी जो निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ एट इक्विलिब्रियम पे निकलता है। ठीक है, यानी फॉर्मूला वाइज सबको सेम होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और a partial pressure of the product species to that of the reactant species at any stage in the reaction। ठीक है, at any stage in the reaction। तो ये इनका रेशियो होता है रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, फॉर अ रिएक्शन, मान लो ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, दिस विल गिव्स अस सी प्लस डी। तो मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, जिससे हम लोग को सी प्लस डी मिल रहा है। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, सी डी अपॉन ए बी। तो सी डी कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। नाउ दिस रिएक्शन क्वोशिएंट Q इज डिनोटेड एज QC। इस रिएक्शन क्वोशिएंट Q को किससे डिनोट करते हैं बेटा, तो दिस रिएक्शन क्वोशिएंट Q इज डिनोटेड एज QC और QP डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंसंट्रेशन इज टेकन इन द टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। मान लो मैंने बोला कि Q की वैल्यू ज्यादा है K से, है ना, तो हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि K की वैल्यू ज्यादा है Q से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हम लोगों को डायरेक्शन प्रिडिक्ट कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हम लोगों को डायरेक्शन प्रिडिक्ट कराने में हेल्प करता है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो गया, रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, और अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज एट एनी स्टेज इन द रिएक्शन। ठीक है, और इस तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, अगर Q की वैल्यू K के इक्वल है देन द रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम। तो बोलेंगे क्या, कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो अगर Q के इक्वल K है, अगर Q और K दोनों बराबर आते हैं, तो बोलेंगे रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है, ठीक है, तभी मैं बताया था द रिएक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर Q की वैल्यू K से कम आ गई, मतलब K ज्यादा हो गया, तो द रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
दैट इज इन फॉरवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप सबको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप इजिली इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। डन। बताओ भाई, क्लियर है ये? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा बिल्कुल इसी टॉपिक पे बेस्ड है, तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्या कहता है, कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, यानी एक मिक्सचर है 1.57 मोल है उसमें N2 के, है ना। यानी अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 एंड 1.92 मोल ऑफ H2 एंड 8.13 मोल ऑफ NH3 इज इंट्रोड्यूस इनटू अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन। यानी सबका मोल भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है। At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction N2 plus 3H2 gives us 2NH3 is this. Now, what is true? The true statement is, तो आपको Kc दे रखा है कितना, 1.7 इंटू 10 की पावर 2, तो ये दे रखा है। अब आप यहाँ पे Q निकालो और देखो Q की वैल्यू Kc के इक्वल आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। तो Q तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि सबका कंसंट्रेशन दे रखा है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा NH3 की पावर 2, 2 लगा हुआ है ना आगे, डिवाइडेड बाई N2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3। अब कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, मोल पर लीटर। तो NH3 का मोल कितना है, तो 8.13 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मोल पर लीटर ही तो होता है कंसंट्रेशन की, ये पावर हो गई 2। नीचे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1.57 डिवाइडेड बाई 20, और ये पावर हो गया बेटा आपका 1, ठीक है। कितना हो गया, 1। फिर आ गया 1.92 डिवाइडेड बाई 20 पावर 3, तो ये पावर हो गया हम लोगों का 3। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 8.13 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू द पावर 2, 1.57 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू द पावर 1, और फिर 1.92 डिवाइडेड बाई 20 रेज टू द पावर 3। अब जिस जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यूज निकल के आती है 2.37 इंटू 10 की पावर 3। तो अब बताओ बेटा, क्यू ज्यादा है कि कम है, तो ऑब्वियसली बेटा क्यू तो ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर क्यू ज्यादा है केसी से, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बताओ जल्दी। सो द रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज अ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। द रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, के डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट में जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो फटाफट। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, कि व्हाट इज दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल का। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, देखो पहले समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तो उस केस में क्या करना है उसकी बात करता है ये। तो ये कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, राइट, जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो किस तरीके से आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो। क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हमारे लिए सही है नहीं भाई, जितना प्रोडक्ट मान लो हमें बनाना है और वो बार बार हमें दोबारा रिएक्टेंट दे दे रहा है, तो हम लोग को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होता है, और डिस्टर्ब इस तरीके से करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, मतलब हमारा वहां पे प्रोडक्ट बने। तो व्हेन द चेंज इज ब्रॉट अबाउट ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब कहता है कि जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में है और आप उसको डिस्टर्ब करोगे, उसको चेंज करोगे इस स्टेट को, तो हमेशा उस स्टेट को दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि व्हेन द चेंज इज ब्रॉट अबाउट ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। और हम ये कह सकते हैं कि if a system is in equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure, temperature, volume, the equilibrium shift in the direction that tends to undo the effect of the change या minimize the इफेक्ट ऑफ द चेंज। यानी जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड में होगा और उसमें आप चेंज करोगे, चाहे उसका आप कंसंट्रेशन चेंज करो, चाहे आप उसका प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, सो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा उधर ही शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडो द इफेक्ट ऑफ द चेंज, ठीक है, याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी बात करो जरा कॉन्सेंट्रेशन की, कि अब बारी बारी से पढ़ना है सबको। तो आज कॉन्सेंट्रेशन वाला एक कर लेते हैं खत्म जल्दी से, और फिर कल हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर वाला भी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा,
कह रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ठीक है। माना अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, यानी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज और द प्रोडक्ट इज रिमूव, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है बेटा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज रिमूव, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो ये A प्लस बी है और ये हम लोगों को दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं ए का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम का क्या नेचर है, अपोज करना। यानी अगर मैं ए का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होना चाहेगा जिधर वो ए की कंसंट्रेशन को कम कर सके। अब ए की कंसंट्रेशन को कम कैसे कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना बना के। भाई ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनाएगा तो अपने आप ए की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि उसकी कंसंट्रेशन को मैं घटाऊं, और घटाने के लिए प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट की साइड मान लो सी प्लस डी था, तो मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट को मैंने निकाल दिया, तो वो क्या चाहेगा, प्रोडक्ट को दोबारा लाना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा। उसी तरीके से अगर मान लो ए प्लस बी था और आप कंसंट्रेशन इसका क्या कर रहे हो बेटा, घटा रहे हो, ऑन द अदर एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज, मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब बढ़ा दिया आपने, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहेगा, जिधर वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कर सके। कम करने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट बनाए, यानी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन से किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। डन। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो। ठीक है। अब चेंज इन प्रेशर देखो। सो द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मान लो N2 है प्लस 3H2 है और ये हमें दे रहा है 2NH3। तो अगर आप इसमें प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब इधर देखो दो नंबर ऑफ मोल्स है, इधर तीन और एक चार नंबर ऑफ मोल है। तो N=4 है, N=2 है। यानी हाई प्रेशर करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी हमारे लिए अच्छा है। यानी इस प्रोसेस के लिए N2+3H2 से जो 2NH3 बना रहे हैं, हैबल प्रोसेस बोलते हैं इसको, इसके लिए हाई प्रेशर हमारा डिजायर कंडीशन है कि अगर हाई प्रेशर है तो बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होना चाहेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट की साइड, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेशर वाले में और भी करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट प्रेशर हो जाएगा और टेम्परेचर, दो चीजें रह जाएंगी। फिर हमारा ये पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यही कवर करना था, केसी, केपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड लास्ट में ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये है बेटा इसके अंदर पूरा। किसी को कुछ भी डाउट हो अभी तक आज की क्लास में तो एक बार पूछो फटाफट। क्लियर है सब, डन। चलो, तो फिर एंड करते हैं आज की क्लास को, कल मिलेंगे और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है।